नमस्कार, मैं हूं गौरी द्विवेदी और जी न्यूज की स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे चीन की उस आर्थिक नीति की जिसका मकसद दुनिया पर राज करना है। बताएंगे कि कैसे शी जिनपिंग ने छोटे देशों को मोटा कर्ज देकर उनको अपना गुलाम बना लिया। और साथ ही बात होगी चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जिसके जरिए चीन दुनिया के हर कोने में अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। 2013 में चीन ने प्राचीन सिल्क रूट को फिर से साकार करने की एक योजना बनाई और तय किया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़क, रेल और समुद्री रास्ते बनाएगा। अपने इस मिशन को चीन ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया। इस मिशन का असल मकसद चीन को दुनिया के सबसे बड़े नायक के तौर पर स्थापित करना था। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में छोटे देशों को भारी भरकम कर्ज दिए और फिर बाद में कर्ज नहीं चुका पाने पर उन देशों के अहम रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया। जो देश BRI के झांसे में नहीं फंसे, चीन ने उनको दूसरे तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। एशिया में लाओस से लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला तक, यूरोप में हंगरी से अफ्रीका में अंगोला तक, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के 139 देशों तक पहुंच चुका है। लेकिन चीन का पड़ोसी भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ। भारत के इंकार से नाराज चीन बदले की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए चीन भारत के पड़ोसी देशों को साम दाम दंड भेद वाली नीति के जरिए अपने काबू में कर रहा है और भारत को निशाना बनाने के लिए वहां अपने अड्डे बनाने में जुटा है। BRI चीन की आक्रामक आर्थिक नीति और कर्ज देने वाली कूटनीति की कड़वी सच्चाई है और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे सटीक उदाहरण है। हम्बनटोटा पोर्ट की कहानी ये बताती है कि कैसे चीन के कर्ज वाले जाल में फंसकर श्रीलंका जैसे छोटे देश अपने संप्रभुता गंवा रहे हैं। चीन ने पहले तो श्रीलंका को कर्ज दिया, फिर ब्याज चुकाने के नाम पर और कर्ज दिया। आखिर में जब श्रीलंका कर्ज के पहाड़ तले दब गया तो चालाक चीन ने मदद का हाथ बढ़ाया और इस मदद के बदले श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन 99 साल के लिए चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग को लीज पर देनी पड़ी। China has conducted sort of debt for equity swaps, and this hasn't taken place very often, but it has occurred a few times, which allows Chinese firms to acquire equity stakes in infrastructure projects that Chinese banks has helped to finance. And a good example of this occurred in 2016, I believe, when you had a debt for equity swap allowed the Chinese state-owned enterprise China Merchant Group to purchase an 85% stake in the concession that operates the Hambantota port. And so this is a tool that the Chinese Communist Party uses, the party state uses, in order to push forward a number of their national security interests, which we've seen them use in a number of other cases as well. श्रीलंका में चीन की घुसपैठ हम्बनटोटा पोर्ट पर ही नहीं रुकी। अब चीन वहां एक नई पोर्ट सिटी बसाने में जुटा है, जो दुबई और हांगकांग से भी बड़ी है। कोलंबो में बन रहा ये प्रोजेक्ट चीन का सबसे बड़ा विदेशी अड्डा होगा। चीन के कर्ज के जाल में फंसने वाला एशिया का दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को फंसाने के लिए शी जिनपिंग ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना बनाई। इस कॉरिडोर के जरिए चीन की सीधी पहुंच पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट तक हो गई है। बड़ी बात यह है कि ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर के जरिए चीन अपनी आर्थिक गतिविधियां तो चला ही रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके जरिए उसकी दखल अब भारत के ठीक पड़ोस में समुद्र तक भी हो गई है। CPEC के जरिए चीन के लिए पश्चिमी एशिया से ऊर्जा आयात तो आसान हुआ ही है, उसने भारत की सुरक्षा के लिए भी एक नया खतरा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कसने के लिए शी जिनपिंग ने बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में 5,000 करोड़ डॉलर के कई जोखिम भरे प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी। कर्ज का बोझ लादने और राजनीतिक उठापटक का फायदा उठाने वाली चीन की नीति पाकिस्तान में भी काम कर रही है
उधर चीन के नापाक मंसूबों से बेखबर पाकिस्तान की सरकारें भी चीन से मिलने वाली मोटी रकम पर ही इतराती फिरती हैं। चीन की इस शातिर चाल का एक शिकार मालदीव्स भी है, जहां चीन के कर्ज से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट में $300 करोड़ की लागत से बनने वाला पोर्ट भी शामिल है। ये कर्ज इतना बड़ा है कि मालदीव्स के नेता अपने घर के सामान बेचकर भी नहीं चुका सकते। चीन जानता है कि भारत और मालदीव्स के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं, इसीलिए वो मालदीव्स में पानी की तरह पैसा बहा रहा है ताकि भारत को दरकिनार कर सके। ये आलम तब है जबकि 2011 तक मालदीव्स की राजधानी माले में चीन का दूतावास तक नहीं था। लेकिन अब मालदीव्स चाइनीज कर्ज के जाल में इस कदर फंस गया है कि 6 साल से चीन उसका सबसे बड़ा कर्जदाता बना हुआ है। यूरोप की बात करें तो यूरोपियन यूनियन पर चीन का शिकंजा इस कदर कस चुका है कि अब उसकी अनदेखी असंभव है। 2010 से 2019 के बीच चाइनीज कंपनियों ने यूरोप के 4 बड़े एयरपोर्ट का मालिकाना हक हासिल कर लिया, जिनमें फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट भी शामिल है। इसके साथ ही 6 बंदरगाह और दर्जन भर से ज्यादा फुटबॉल क्लब की भी मालिक चाइनीज कंपनियां ही हैं। यूरोप के देशों को चीन की दौलत का चस्का लगा तो चीन ने वहां भी हम्बन टोटा वाला खेल शुरू कर दिया। इसके लिए चीन ने अहम समुद्री मार्ग पर बसे देश में ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका खर्च उठा पाना उस देश के लिए लगभग नामुमकिन था। ये प्रोजेक्ट था सर्बिया के बेलग्रेड को हंगरी के ब्यूडापेस्ट से जोड़ने वाली 350 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का। ये हंगरी का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चीन ने इस प्रोजेक्ट में तगड़े निवेश का ऑफर दिया, जिसे सर्बिया और हंगरी की सरकार ठुकरा नहीं पाई। ये और बात है कि दोनों देश इस कर्ज को चुका पाने में असमर्थ थे। इस रेलवे लाइन ने यूरोप को एथेंस की पोर्ट सिटी पराया से जोड़ दिया। ये यूरोप का एक अहम समुद्री मार्ग है, जिस पर 2013 से ही चीन का नियंत्रण है। ये रेल नेटवर्क चीन के लिए यूरोप के मार्केट में घुसने का जरिया बना। मोटे कर्जे के बदले चीन ने यूरोप के कई हिस्सों में अपनी मजबूत पैठ बना ली है। नतीजा ये हुआ कि जब चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आइलैंड्स पर जबरन कब्जा करने लगा या अपने देश में मानवाधिकारों का हनन किया, तो यूरोप के देशों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि चीन के साथ उनके भारी भरकम आर्थिक सरोकार जुड़े थे। हंगरी और ग्रीस ऐसे ही 2 देश हैं। It's a failure not only by the states, it's also a failure of the European Union. If we have a policy to become more economically independent and not rely on non-democracies, we also need to give them alternatives. I think so. This is a time for Europe maybe to stand up a bit more and offer these alternatives, and not only in Europe, but maybe also in our close neighborhood. चीन को असल कामयाबी तब मिली जब G7 देशों ने उसकी नियो कॉलोनियल नीति पर मुहर लगा दी। 23 मार्च 2019 को चीन के कनेक्टिविटी प्लान में शामिल होकर इटली ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जैसे कर्ज में डूबा एथेंस चीन के ऑफर को ठुकरा नहीं पाया, ठीक उसी तरह भारी कर्ज और गिरती जीडीपी से बेहाल इटली के पास भी चीन की शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। You look at Poland and the Czech Republic that expected enormous investment into Europe. Very little actually came in. I mean, the investment is to the more advanced economies. Germany, Sweden, France, and of course, which is no longer a European country, but UK. So what we see is that the focus of China has been on the more advanced economies. रोडियम ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 से 2019 के बीच चीन ने ब्रिटेन में 5,000 करोड़ यूरो का निवेश किया, जर्मनी में 2200 करोड़ यूरो, इटली में 1590 करोड़ यूरो और फ्रांस में 1440 करोड़ यूरो का निवेश किया। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका में चीन ने अहम समुद्री मार्गों पर कब्जा जमाया, लेकिन अफ्रीका के लिए शी जिनपिंग ने दूसरी चाल चली और वहां के कीमती प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया। अफ्रीका के लिए शी जिनपिंग की रणनीति बहुत आसान थी। चीन ने उन देशों को निशाना बनाया जहां बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन तो थे, लेकिन राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने अफ्रीकी देशों में तगड़ा निवेश किया।
2014 से अफ्रीका में निवेश के मामले में चीन ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया। 2021 में चीन ने अफ्रीका में 4300 करोड़ डॉलर का निवेश किया, जबकि अमेरिका ने 4000 करोड़ डॉलर का। नतीजा ये हुआ कि कोबाल्ट जैसे कीमती मेटल की खदानों पर चीन का एकाधिकार हो गया। कोबाल्ट का इस्तेमाल मोबाइल फोन और बैटरी बनाने में होता है। कोबाल्ट की 2/3 से ज्यादा खदान कांगो में है और कांगो की 14 में से 8 बड़ी खदानें चीनी कंपनियों के पास हैं। चीन के शिकंजे में फंसने वाला दूसरा अफ्रीकी देश है अंगोला। अंगोला अफ्रीकी महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। चीन ने अफ्रीकी देशों को जितना कर्ज दिया है, उसका 1/3 हिस्सा अंगोला को ही मिला है। कर्ज के बदले चीन ने अंगोला से कच्चा तेल लेना शुरू किया और 2 साल में ही हालात ऐसे हो गए कि अंगोला के पास खुले बाजार में बेचने के लिए तेल नहीं बचा। BRI के जरिए चीन ने बीते 9 वर्षों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 1 से 1.5 लाख करोड़ डॉलर का निवेश किया है। BRI स्कीम के जरिए चीन ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तमाम देशों को झोली भरकर कर्ज दिया, लेकिन ज्यादातर देशों को ये निवेश महंगा पड़ा और उन्हें लेने के देने पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि कई देश कर्ज नहीं चुका पाए और उसके चंगुल में फंसते चले गए। ये चीन की कर्ज कूटनीति थी, जिसके दम पर उसने कई देशों को तथाकथित तौर पर अपना गुलाम बना लिया। Debt diplomacy is an important part of China's sort of Belt and Road Initiative, which is this foreign policy initiative under Xi Jinping to sort of establish China through use of infrastructure investment and debt and developing business relationships with China as sort of a centerpiece of that. And I think that debt diplomacy has become sort of one of a number of tools for China to sort of push forward the Belt and Road Initiative. BRI शी जिनपिंग के मिशन वर्ल्ड विक्ट्री का ब्रह्मास्त्र बन गया है। शी जिनपिंग ने पूरे तामझाम के साथ सितंबर 2013 में कजाकिस्तान और इंडोनेशिया से इसकी शुरुआत की थी। सड़कों और समुद्री मार्गों के जरिए एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली ये पहल देखते ही देखते टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव तक को जोड़ने वाली पहल में बदल गई। इसके साथ ही डिजिटल सिल्क रूट, स्पेस इंफॉर्मेशन कॉरिडोर, पोलर सिल्क रूट, इन सब की शुरुआत हुई। चीन ने 2017 में यूरोप को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक रूट का ऐलान किया, जो आर्कटिक सर्कल से होकर गुजरता है। चीन ने ये ऐलान तब किया जबकि वो आर्कटिक देशों का हिस्सा भी नहीं है। रणनीतिक तौर पर देखें तो इस रास्ते से सफर जल्द पूरा होगा, माल ढुलाई का भी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी। शंघाई से न्यूयॉर्क की दूरी 11,800 किलोमीटर की है, लेकिन अगर कोई मिसाइल नॉर्थ पोल से दागी जाए तो उसे न्यूयॉर्क पहुंचने में 60% कम वक्त लगेगा। डिजिटल सिल्क रूट के जरिए शी जिनपिंग की योजना 75 देशों को समुद्री केबल नेटवर्क से जोड़ने की है, ताकि इन देशों के बीच सूचना और संचार में कोई रुकावट ना आए। बाहर से देखने में ये कल्पना लोक जैसा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके जरिए चीन की पहुंच दुनिया भर के डेटा तक हो जाएगी। इनमें आम व्यक्ति से लेकर नेता और युद्धपोत से लेकर पनडुब्बियों से जुड़ा डेटा भी शामिल है। BRI के लॉन्च होने के 4 साल के भीतर ही इसे चीन के संविधान में शामिल कर लिया गया। इससे साफ होता है कि शी जिनपिंग ने 21वीं सदी में चीन के लिए क्या भूमिका सोच रखी है। आज के जमाने का औपनिवेशिक देश जो छल से छोटे देशों पर शिकंजा कसता है। ग्रीस और पाकिस्तान जैसे देश जो कि यूरोप और मिडिल ईस्ट में एंट्री का अहम जरिया है, वो सबसे पहले चीन के जाल में फंसे। 6 अहम इकोनॉमिक कॉरिडोर तक फैला BRI द्विपक्षीय रिश्तों का एक बड़ा नेटवर्क है। शी जिनपिंग का ये ड्रीम प्रोजेक्ट चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने और दुनिया में उनकी पैठ बनाने के इरादे से ही तैयार किया गया था। आमतौर पर जब 2 या 2 से ज्यादा देश किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो करीब 40% काम लोकल ठेकेदार करवाते हैं। इससे लोकल मजदूरों को भी काम मिलता है, लेकिन BRI के ज्यादातर प्रोजेक्ट पर चाइनीज कंपनियों का एकाधिकार रहा। 90% काम चाइनीज ठेकेदार करवाते हैं और मजदूर भी चाइनीज ही होते हैं। नतीजा ये होता है कि जिस देश में प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसे कुछ नहीं मिलता। वो प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम कर्ज तो लेता है, लेकिन वो रकम उस देश के लोगों की जेब में पहुंचने की बजाय
वापस चीन में पहुंच जाती है और जब तक प्रोजेक्ट पूरा होता है तब तक वो देश कर्ज के दलदल में फंस चुका होता है और कर्ज ना चुका पाने की हालत में चीन के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कर्ज के इस कुचक्र को चीन ने बहुत चालाकी से रचा है। पहले तो वो कम ब्याज पर वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है और फिर उसी रकम को ज्यादा ब्याज पर दूसरे देशों को देता है। चीन BRI के बहाने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का झांसा देता है जिसमें दूसरे देश फंस जाते हैं। किसी प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद देने के बदले चीन 6.2% के ब्याज पर लोन देता है। इस रेट पर $500 मिलियन का लोन 10 साल में $930 मिलियन का हो जाता है। इतना ही नहीं, कर्ज के भुगतान का समय भी 10 साल के बाद शुरू हो जाता है, जबकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कर्ज चुकाने के लिए 30 से 40 साल की मोहलत मिलती है। चीन के मुकाबले जापान सिर्फ 0.5% के ब्याज पर लोन देता है और चुकाने के लिए 40 से 50 साल तक की मोहलत देता है। शी जिनपिंग का ये ड्रीम प्रोजेक्ट न सिर्फ फरेब से भरा है, बल्कि इससे एशिया की सिर्फ 4% इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत ही पूरी होती है। लेकिन चीन ने BRI को लेकर पूरी दुनिया में ऐसा ढिंढोरा पीट रखा है कि अगर इसमें शामिल नहीं हुए तो तमाम देश तरक्की की रेस में पिछड़ जाएंगे। चीन की मीडिया ने तो ये तक झुठला दिया कि 2000 से 2018 के बीच जापान ने $23,000 करोड़ का निवेश किया था, जबकि चीन ने इस दौरान सिर्फ $15,500 करोड़ का ही निवेश किया था। छोटे और राजनीतिक तौर पर अस्थिर देशों को चीन का कर्ज शायद इसलिए पसंद आता है क्योंकि चीन ज्यादा शर्तें नहीं रखता और न ही लेन देन में बहुत पारदर्शिता की मांग करता है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों से कड़ी शर्तों पर लोन लेने की बजाय छोटे देश चीन के झांसे में आसानी से आ जाते हैं। ग्रीस हो, हंगरी हो या पाकिस्तान, कर्ज के चुंगल में फंसने के बाद इन सबको अपने अहम ठिकाने चीन की कंपनियों के हवाले करने पड़े। फिर चाहे वो बंदरगाह हो, रेलवे लाइन हो या पावर स्टेशन। आंकड़ों के मुताबिक BRI के तहत चीन दूसरे देशों को $19,000 करोड़ का कर्ज दे चुका है और लगभग इतना ही कर्ज चीन ने वर्ल्ड बैंक से ले रखा है। 2005 से 2017 के बीच इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे की रैंकिंग वाले 29 देशों को और बिना रेटिंग वाले 14 देशों को चीन ने भारी भरकम लोन दिया था। BRI में हुए $42,000 करोड़ के निवेश में $25,380 करोड़ इन्हीं देशों को मिले थे। लोन की आड़ में चीन की नीयत तब भी सवालों के घेरे में आई थी जब उसने पेरिस क्लब में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पेरिस क्लब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है जो कम ब्याज पर लोन देता है। पेरिस क्लब ये सुनिश्चित करता है कि लोन पूरी तरह से पारदर्शी है और छोटे देशों का उत्पीड़न नहीं होता है और आसानी से चुकाया भी जा सकता है। चूंकि चीन इस क्लब का हिस्सा नहीं है, इसलिए लोन देते वक्त इन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दुनिया के कई देश जो चीन के कर्ज वाले कुचक्र में नहीं फंसे, उनके खिलाफ चीन ने आर्थिक युद्ध का मोर्चा खोल दिया और इसका सबसे सटीक उदाहरण है नॉर्वे। 2010 में लू जियाबो को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे की कमेटी देती है और इसलिए नॉर्वे चीन के निशाने पर आ गया। 2010 तक चीन को सैल्मन मछली के एक्सपोर्ट में नॉर्वे की हिस्सेदारी 92% थी, जो 2013 में घटकर सिर्फ 29% पर आ गई। लू जियाबो को नोबेल प्राइज दिए जाने से नाराज चीन ने कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी तोड़ दिए। चीन की इस दादागिरी का शिकार अक्सर मंगोलिया, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देश भी बनते रहते हैं। 2010 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों के नेताओं ने दलाई लामा से मुलाकात की थी, उनके चीन को होने वाले एक्सपोर्ट में भारी गिरावट दर्ज की गई। नतीजा ये हुआ कि कई देशों को दलाई लामा से अपने रिश्ते तोड़ने पड़े। चीन की आक्रामक आर्थिक नीति अब आम बात हो गई, क्योंकि कई छोटे देश आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि वो चीन से पंगा ले सकें। अमेरिका के करीबी दक्षिण कोरिया ने जब अपने बॉर्डर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD तैनात किया, तो गुस्साए चीन ने दक्षिण कोरियाई सामान का बहिष्कार कर दिया। चीन की इस चाल से दक्षिण कोरिया को $750 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। चीन का गुस्सा तब जाकर ठंडा हुआ जब दक्षिण कोरिया के तब के राष्ट्रपति मून जे इन ने 3 शर्तों पर सहमति जताई।
वो 3 शर्तें थी। दक्षिण कोरिया अब THAAD की तैनाती नहीं करेगा। दक्षिण कोरिया अमेरिकी मिसाइल सिस्टम में शामिल होने के लिए समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और जापान के साथ साझा सैन्य अभ्यास भी नहीं करेगा। चीन की आर्थिक शक्ति दुनिया पर राज करने के शी जिनपिंग के मकसद को हासिल करने का एक जरिया है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने चाहे अनचाहे इस मकसद के लिए चीन की मदद भी की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो BRI को सदी के विकास लक्ष्य को हासिल करने का जरिया तक बता दिया था। हालांकि BRI को कई देशों में लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कजाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि वहां की सरकार ने खेती में चीन कंपनियों की दखल बढ़ाने के लिए भूमि कानून में बदलाव कर दिया था। हालांकि हिंसक प्रदर्शन के बाद कजाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ा और कृषि क्षेत्र में चाइनीज कंपनियों की एंट्री पर रोक लगानी पड़ी। 2 साल पहले पूरी दुनिया को रुलाने वाली वैश्विक महामारी कोविड की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। इस महामारी ने पूरी दुनिया के सामने चीन की खौफनाक अर्थनीति की पोल खोलकर रख दी। कोविड ने शी जिनपिंग को भले ही बेनकाब कर दिया, लेकिन उनकी योजनाएं अब भी जारी हैं। सबसे डरावना सच तो ये है कि दुनिया अब तक चीन की इस चाल का कोई विकल्प नहीं तलाश पाई है। कर्ज के चाल में फंसे छोटे देशों को दोष देना आसान है, लेकिन उनकी आर्थिक मदद के लिए बेहतर विकल्प देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन से ईमानदारी की उम्मीद रखना मूर्खता ही होगी। China has its Belt and Road Initiative, and we think that there's a much more equitable way to provide for the needs of countries around the world. And so it's a values-driven, high-standard, transparent financing mechanism we're going to provide. आज जरूरत एक ऐसा विकल्प तैयार करने की है जो जरूरतमंद देशों की मदद कर सके, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक चीन BRI जैसे प्रोजेक्ट के जाल में छोटे देशों को फंसाता रहेगा। ये अभी तक साफ नहीं है कि चीन ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो 2049 तक पूरे हो पाएंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि आर्थिक हथियार के दम पर दुनिया पर राज करने का शी जिनपिंग का प्रोजेक्ट जारी रहेगा। अगले हफ्ते बताएंगे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई। WTO, WHO और UNHRC जैसे संगठनों में चीन की घुसपैठ का राज क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनने की शी जिनपिंग की सनक का सच क्या है।